जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के तीसरे भाग के सॉल्यूशन में। अब आप अपना टेस्ट रजिस्टर ओपन कर लीजिएगा और मेरे साथ एक बार फिर आपको अपनी कॉपी है वो जांचनी है। अब आप एक टीचर की भूमिका में हो, एक मूल्यांकन की भूमिका में हो। इस पेपर के अंदर टोटल 30 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का था। अब हम टेस्ट के सॉल्यूशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, और कल मैंने एक पोस्ट भी कम्युनिटी के ऊपर डाल दी थी ताकि आप बच्चों को भ्रम की स्थिति नहीं हो। वो भ्रम क्या था, थोड़ा सा उस पर बात करें। तो एक मैसेज वायरल हुआ था कल, हो सकता है आपको मिला हो, ये भी हो सकता है नहीं मिला हो भी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस में है वो कटौती कर दी है और उसकी एक PDF है वो वायरल हुई। बहुत जल्दी फैलती है ऐसी बात, आपको पता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो नहीं फैलनी चाहिए वो चीज़ जल्दी फैलती है और जो चीज़ फैलनी चाहिए वो कभी नहीं फैलती। वो था मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस में कटौती की PDF। वो राजस्थान में फैल गई क्योंकि मध्य प्रदेश में भी NCERT सिलेबस चलता है और राजस्थान में भी और भी कई राज्यों में NCERT सिलेबस चलता है। तो सबको यही कन्फ्यूजन रहा भी हाँ ये अपना ही है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो था नहीं भी ये किस बोर्ड का है। तो इसलिए फिर बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भी अपनी सफाई आकर देनी पड़ी भी हमने अभी तक कटौती की कोई भी सूचना है वो जारी नहीं की गई है, बहुत जल्द है वो जारी कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये सूचना मिल गई थी भी सिलेबस कम हो गया है और आपने उसी को सही मान लिया, तो मैं बताना चाहूँगा राजस्थान के अंदर बोर्ड ने अभी तक 30% सिलेबस कटौती की जो बात कही है उसको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। कुछ दिन अभी और लग सकते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के तीसरा पेपर 2 चैप्टर से संबंधित था, तीसरा और चौथा, जो आपकी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के भौतिक सिद्धांत उसके। उससे पहले आपको ये बता दूं अगला जो अपना टेस्ट है GTS 4 वो अगले शनिवार को शाम को 4 बजे ही होगा। और इस बार लेसन एक ही है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक जो क्रियाएं हैं। तो इस टेस्ट की तैयारी के लिए आप सब बच्चों को शुभकामनाएं। अच्छे से आपको तैयारी है वो करनी है। आज के पेपर में जितने भी आपके मार्क्स आए आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने शेयर जो नंबर है वो जरूर करने हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का नाम लिखकर, लाइव चैट के अंदर नहीं लिखनी है ये चीज़, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट है वो करना है। तो पहला प्रश्न था क्या कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। पहले प्रश्न का उत्तर 4 नंबर 15 से 59 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 15 से 59 वर्ष। दूसरा प्रश्न था क्या निम्न में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। दूसरे प्रश्न का सही आंसर नंबर 1 लातविया या लाटविया जिसको कहते हैं। कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप तो पेपर बहुत इजी लेते हो और हार्ड प्रश्न लिया करो। क्या आप बच्चों को ये पता है भी हार्ड और इजी की परिभाषा क्या होती है। पेपर कभी भी न तो हार्ड होता और न ही इजी होता। पेपर होता है। अगर आपको आता है तो वो आपके लिए इजी है, नहीं आता तो वो आपके लिए हार्ड है। कभी भी, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता पेपर सेटर का, पेपर बनाने वाले का भी बच्चा है वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। अक्सर बच्चे ये सोच लेते हैं भी टीचर ऐसा प्रश्न देगा भी जो हमें नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आपकी समझ की जरूर परख ली जाती है भी, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा घुमा दी जाती है ताकि ये पता चल पाए भी आप बच्चों में किसी चीज के लिए समझ क्या है। या कई प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें आपका सुझाव मांगा जाता है और बाकी कोई हार्ड या इजी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। बस आपका काम है अच्छे से सिलेबस को तैयार करना। और जो प्रश्न आपको टेस्ट के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जब आप फाइनल बोर्ड का एग्जाम देंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का है, आपको इस बात का एहसास होगा भी हाँ कहीं ना कहीं यही जो टेस्टों के अंदर जो अपने प्रश्न चल रहे हैं वो आपको बोर्ड परीक्षा में और भविष्य में जब आप इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहां पर भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो मिलेंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है वो किस आकार का था। तो इसका सही आंसर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है वो 2 घंटी नुमा आकार का है। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड का जो आकार है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न
कि मानव विकास, चौथे पार्ट से संबंधित है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। अब एक चीज ध्यान रखिए, इस प्रश्न में अमर्त्य सेन भी दिया है और डॉक्टर महबूब उल हक भी दिया है। ध्यान दीजिए, दोनों नाम आते हैं तो आप सब बच्चों को अच्छे से बता रखा है। ये सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया। तो चौथे का सही उत्तर 2 रहेगा। पांचवा है, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अगर हम छांटते हैं तो वो है चौथा ऑप्शन, मिस्र है, वो उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। छठा प्रश्न है कि मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? सतत, उत्पादकता, क्रय शक्ति क्षमता या सशक्तिकरण। तो आपने इसमें देखा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। इसका मतलब आपको पहले तो चारों स्तंभों के नाम आने चाहिए भी। हाँ भी, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है। तो इसमें से क्या नहीं है? वो नहीं है क्रय शक्ति क्षमता, अर्थात छठे का सही उत्तर 3 है। क्रय शक्ति क्षमता यानी संसाधनों तक जो पहुंच की बात है, ये उसका सूचक होता है, स्तंभ नहीं होता है। अब आपके क्या हो सकता है सीधा रटा हुआ हो तो आप ये समझेंगे भी हाँ बड़ा इजी था प्रश्न। अगर अच्छे समझ वाला बच्चा अगर इसको करेगा तो जरूर सोचेगा भी इस एक प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, एक स्तंभ आधारित प्रश्न है और दूसरा सूचक आधारित प्रश्न, यानी दोनों प्रकार के ऑप्शनों को मिक्स करके यहां पर दिया गया है। 7वें प्रश्न की बात करते हैं आगे। 7वां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? यह जरूर बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, 1990 में। तीसरा इसका ऑप्शन सही है। 8वां के निम्न में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? 8वां प्रश्न भी, आपको 4 उपागम दे रखे हैं और आपने अच्छे से किया होगा। इन चारों में से जो क्षमता उपागम, आय उपागम है वो सबसे प्राचीन होता है और क्षमता उपागम है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन की देन है। तो 8वें का 4 नंबर। जो प्रश्न सही होता चले उसके टिक करते रहो और साइड में एक एक नंबर है वो देते जाइए। 9वां प्रश्न है कि HDI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 130वां स्थान है, जो कि किस ऑप्शन में लिखा गया है? तीसरे ऑप्शन के अंदर लिखा गया है। 10वां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का लास्ट, विश्व का एकमात्र देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, वो देश कौन सा है? वो देश हमारा पड़ोसी भूटान देश है और भूटान का नाम है वो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। तो ये तो हुए एक एक नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव वाले बहुविकल्पी, यानी 4 ऑप्शनों में से एक छांटना। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक लाइन वाले 1 लाइनर जो क्वेश्चन है। सबसे पहले 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? तो इसके अंदर आप प्रश्न की भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये लिखना है 7 वर्ष से अधिक। 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको शामिल किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक, ये 7 वर्ष से अधिक शब्द लिखा है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए। 12वां प्रश्न का तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। यह भी बहुत प्यारा प्रश्न है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या लिख सकते हो? व्यापार आ गया, परिवहन, संचार और अन्य जो सेवाएं हैं, इनमें से कोई भी 2 नाम या सेवाएं, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं, इन चारों में से कोई भी अगर 2 लिखा है तो आपको सही माना जाएगा। कोशिश यही कीजिएगा इन 3 में से 2 आपको अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि अन्य सेवाओं की बात आती है तो 4 नंबर वाला भी सेवाएं हैं और 5 नंबर वाला भी सेवाएं ही कहलाता है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो 12वें में व्यापार, परिवहन और संचार में से कोई 2 लिखने थे, आधे आधे नंबर के हो गए। अगला 13वां प्रश्न है कि उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक है वो उच्चतम है। आपको पता है वो देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का नॉर्वे। हर बार नॉर्वे है वो टॉप में रहता है, नॉर्वे। 1 नंबर अपने आप को दीजिए अगर सही है। 14वां प्रश्न है कि संसाधनों तक लोगों की पहुंच का मापदंड क्या है? 14वां प्रश्न, और ऐसा ही प्रश्न था आपका 6ठे में, आपका तीसरा उत्तर सही था। जो वो क्रय शक्ति क्षमता है वो इसका आंसर है। संसाधनों तक लोगों की पहुंच कब होती है? जब उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात इसका सही उत्तर है संसाधनों तक की पहुंच को हम किससे मापते हैं? उसकी क्रय शक्ति से, खरीदने की क्षमता से नापते हैं। तो क्रय शक्ति या खरीदने की क्षमता, ये शब्द अगर आपने लिखा है तो सही माना जाएगा।
अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी, वृद्धि और विकास में दो अंतर। कई बार एक पूछ लिया जाता है, कई बार दो या तीन अंतर पूछ लिए जाते हैं वृद्धि और विकास को। दो महत्वपूर्ण अंतर जो अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। पहले की बात करें तो वृद्धि है ये मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास है वो गुणात्मक होता है। ये पूरी बात लिखनी है, वृद्धि मात्रात्मक और विकास है वो गुणात्मक होता है। ये एक अंतर हो गया। इसी में अगर हम दूसरे अंतर की बात करते हैं तो जो वृद्धि है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि विकास हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों अंतर अगर आपने लिखे हैं, चार बातें होगी। पहले में मात्रात्मक गुणात्मक की बात आ गई। आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हो अंतर को इस प्रकार से, एक तरफ वृद्धि और एक तरफ विकास लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, और या सीधी लाइनों के माध्यम से भी, वृद्धि मात्रात्मक होता है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास हमेशा ही धनात्मक होता है। और अगर ये बातें लिखी है तो आधा प्लस आधा एक नंबर अपने आप को दीजिए। थोड़ा बहुत अगर सही गलत का है तो उस हिसाब से अपने नंबर है वो काटिएगा, ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो। अगला प्रश्न देखिए 16वां, यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। यूएनडीपी, यूएनडीपी। अब यहां आपकी मर्जी है, आप इसका नाम पूरा अंग्रेजी में लिखें चाहे हिंदी में लिखें। यूएनडीपी इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप हिंदी में उत्तर लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, वो आपकी इच्छा है। एक नंबर अपने आप को दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां, क्या किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जिनकी छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है। वो दो देश जो हमारे जो सिलेबस में दिया जाता है, अक्सर प्रश्न वहीं से पूछ लिया जाता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, बुक भी अच्छे से पढ़ी है, देखिए वीडियो के साथ साथ मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं, आपको एक या दो बार कम से कम उस चैप्टर को बुक से जरूर पढ़ना चाहिए। उससे हमारी समझ और ज़्यादा विकसित होती है। कोई कहीं समस्या आती है तो वीडियो से आप उस चीज़ को समझ सकते हो भी वो क्या कहना चाहता है। फिर भी वीडियो नोट्स के साथ साथ आपको किताब हमेशा पढ़नी चाहिए। किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती है। मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहता भी आप हमारे नोट्स पढ़ लो, हमारे वीडियो पढ़ो, किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं भाई, ज़रूरत किताब की तो ज़रूरत है, थी और हमेशा रहेगी। हम आपके लिए सहयोग, एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और टीचर का काम भी यही होता है। किताबें बोलती है, आपको उनसे बातें करनी है। तो अगर आपने गौर किया है तो 17वां प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न, और वो दो देश जिसकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जिक्र किया गया है वो है, एक तो श्रीलंका और दूसरा है त्रिनिदाद या डाड व टोबैको। ये एक ही देश का नाम है। ये दो देश आर्थिक दृष्टि से भारत से बहुत नीचे हैं, लेकिन मानव विकास की दृष्टि से ये दोनों ही भारत से उच्च है। 2018 की बात करें तो आपको पता है राजस्थान का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 130वां स्थान है। जबकि श्रीलंका की बात करें तो इसका 76वां स्थान है, और त्रिनिदाद और टोबैको की बात करें तो इसका 67वां स्थान है। जबकि दोनों की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से बहुत ही छोटी है, लेकिन मानव विकास इनका उच्च है। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। फिर आप ये सोच सकते हो कि त्रिनिदाद और टोबैको क्या है, आपको विश्व मानचित्र के ऊपर एटलस में इसे देखना चाहिए। ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के अगर आप यहाँ उत्तरी अमेरिका और नीचे यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका आता है, यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला के पास यहां पर है त्रिनिदाद टोबैको। ये यहां पर कैरिबियाई सागर है। तो यहां पर त्रिनिदाद और टोबैको एक द्वीपीय देश है वेनेजुएला के पास। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला, और इसके पास यहां पर कैरिबियाई सागर यानी मध्य अमेरिका जो है वहां पर त्रिनिदाद और टोबैको है, वो आपको मिलेगा, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत से छोटी है। बहुत प्यारा प्रश्न है, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैको। उसके बाद अगला प्रश्न, दोनों नाम लिखे हैं तो आप आधा आधा नंबर अपने आप को दीजिएगा। 18वां प्रश्न है कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले अधिकांश देश किस महाद्वीप में है।
ये बहुत ही ये आसान सा प्रश्न था। ज्यादातर जो देश हैं उच्च मानव विकास वाले वो कहाँ के हैं? यूरोप महाद्वीप के हैं, अधिकतर जो देश हैं। 19वां है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? विश्व का औसत लिंगानुपात ये है 100 स्त्रियों के ऊपर, 100 स्त्रियों के ऊपर। हम यहां पर हजार की बात नहीं कर रहे, आपके सिलेबस में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग 100 स्त्रियों के ऊपर 102 पुरुष है, अर्थात 2 कुंवारे रहेंगे विश्व में। पूरे विश्व की बात करें तो 100 स्त्रियों के ऊपर 102 पुरुष है, ये विश्व का लिंगानुपात है। और अंतिम प्रश्न है कि यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों के नाम लिखिए। तो वो 2 सूचकांक है, एक तो HDI, या आप हिंदी में पूरा लिख सकते हो मानव विकास सूचकांक, और दूसरा है गरीबी सूचकांक HPI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, ये 2 महत्वपूर्ण सूचक है जिनका जो आंकड़े हैं वो जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, वो जारी करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक प्रोग्राम है, उसकी एक घटक संस्थान है ये। तो HDI, HPI लिखो, चाहे आप हिंदी में मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक है, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों आधे आधे नंबर के होंगे। तो ये थे आज तीसरे पेपर का जो अपना GTS के सॉल्यूशन में 20 क्वेश्चन, उनके क्या आंसर हो सकते हैं उनकी हमने बात की। इन दोनों चैप्टर से अक्सर 1 या 2 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, और 2 नंबर की प्रश्नों की बात करें तो इनमें से कई बार 1 या 2 बातें आपस में मिक्स कर दी जाती है और 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है। मेरा हमेशा फोकस रहता है बच्चा पहले छोटी छोटी बातें याद करें, जब छोटी छोटी बातें याद हो जाती है और प्लस उस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करें। भी कोई शब्द है, विकास है तो विकास क्या होता है, सूचक है तो क्या होता है सूचक, स्तंभ है तो क्या मतलब होता है स्तंभ का, इन शब्दों का अर्थ पता हो जाए बच्चों को, और प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन है वो तैयार हो जाए। उस बच्चे को कभी भी 2, 3 या 5 नंबर के जो बड़े प्रश्न आते हैं उनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे जहां हम बोर्ड के अकॉर्डिंग छोटे बड़े सभी प्रश्नों की बात करेंगे, तब आपको मेरी इन बातों का एहसास होगा। छोटी बातें जब याद हो जाती है और जब हम चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है भी हाँ यार ये चैप्टर मेरे अच्छे से तैयार हो रहा है, इतनी बातें मुझे अच्छे से आती है। तो बस आप सतत रूप से, आपका काम है बुक से चैप्टर को पढ़ना, वीडियो को सुनना और वीडियो की जो भी प्रेजेंटेशन की जाती है उसको नोट्स फॉर्म के अंदर उतारना। अगर ये आप काम करोगे तो आपकी जो लर्निंग पावर है, आपकी जो मेमोरी पावर है, याद रखने की जो क्षमता है वो दिनों दिन बढ़ती जाएगी और आपको अपने आप से ये शिकायत नहीं रहेगी भी मैं तो जो याद करता हूँ वो भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं होता। पहले तो आप अपना डर खत्म कीजिए भी मैं भूलता हूँ, नहीं भूलते आप। अपने अंदर से इस नेगेटिविटी को निकालिएगा। एक बार हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे इन फ्यूचर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, भी उस डर को हम कैसे खत्म करें। तो ये था आपके GTS 3 का सॉल्यूशन। अब आप अपना टोटल लगाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने नंबर हैं वो यहाँ पर शेयर करने हैं। अगला टेस्ट आपका अगले शनिवार को होगा, प्राथमिक क्रियाएं जो है आपका 5वां चैप्टर उसका। एक बार फिर आपको बता दूं, हर हफ्ते ज्योग्राफी का टेस्ट शनिवार को शाम को 4 बजे टेस्ट यहां पर जारी होता है चैनल के ऊपर, और सोमवार को शाम को 4 बजे उसका सॉल्यूशन है वो करवाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आप इस चैनल से जुड़कर क्या महसूस कर रहे हो, मैं चाहता हूं आप भी वो बातें यहां पर जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चले क्या और सुधार किया यहां पर जा सकता है, मैं आपके लिए और क्या बेटर कर सकता हूं। आप हो तो हम हैं, आपसे ही मैं हूं। सिर्फ आपके भविष्य के लिए, आपके सपने सच हो सके उस कड़ी में मैं भी अपना सहयोग दे सकूं, इसी उद्देश्य से ये एक्स्ट्रा वर्क है वो आप बच्चों के लिए कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हो रहे होंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, और उससे पहले अपने टॉपिक जो चल रहे हैं वो भी चलेंगे। सेकंड बुक का 4था चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।